कार्यक्रम के जरिए और इस संवाद के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में भी हमने आज समझा है और जाना है। इस मंच के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने इस मंच के जरिए बातचीत की है, लेकिन अब जो बारी है वो है अब शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने और समझने के लिए। चूंकि शिक्षा व्यवस्था इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है चूंकि देखा जाता है कि सरकार की ओर से कई बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस दावे के उलट ये भी देखने को मिलता है कि कागजों में जो ये दावे होते हैं या फिर जमीनी हकीकत इसका क्या कुछ सामने आता है। तो आज हमारे साथ मंच पर दो खास मेहमान मौजूद हैं और आपको बताते चले कि इन मेहमानों से हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें या फिर सरकारी सेक्टर की बात कर लें, तो आपको बता दें कि नवीन गुलिया जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो हमारे मंच पर मौजूद है। सर आपका बहुत स्वागत इस मंच पर। और डॉक्टर किरण दलाल, प्रिंसिपल ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत की हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर। सबसे पहले सर आप ही से जानेंगे, नवीन गुलिया जी की सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े दावे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के किया जाता है, लेकिन क्या लगता है कि जो ये दावे हैं वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर कागजों में सीमित होती है या फिर धरातल पर भी कुछ उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर उतर रहा है तो कैसे? सबसे पहले मैं जनता टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में अपनी बात पहुंचाने का आपके दर्शकों तक आपके माध्यम से हमें मौका मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। और जहां तक आपने पूछा कि ग्राउंड लेवल पर क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं जी। कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में कहीं ना कहीं एक मिथ ये बना है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है। जी। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 100% चीज़ें कहीं पर भी ठीक नहीं होती। अगर आज मैं विभाग का या गवर्नमेंट का बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारे पास अब जो प्लान है कि हर एक क्लस्टर पे एक स्कूल हमारा ऐसा जरूर हो जिसमें सभी स्ट्रीम हो और स्टूडेंट्स के लिए सभी फैसिलिटीज़ भी हो। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले दिक्कत थी कहाँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पे बाद में आऊँगा जी। कि मेन प्रॉब्लम हमारी थी प्राइमरी लेवल पे। और जब से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और हरियाणा के अंदर निपुण हरियाणा के नाम से हमारी एक बच्चों का जो लर्निंग लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए सारे एफर्ट्स किए हैं। अब ज़रूरत थी हमारे पास एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की, क्योंकि आपके पास टीचर्स हमारे पास वेल क्वालिफाइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास अलग अलग ऐप और प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर मैं आपको बात करूं कि आज प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों का जो लर्निंग लेवल है हमारा प्राइमरी स्कूल्स का, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि हमारे जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं सभी के अंदर डिजिटल बोर्ड्स की फैसिलिटी हो, या जिन स्कूलों में हमारा साइंस टीम है चाहे वहाँ लैब्स की ज़रूरत हो, ये मैं आपको मान सकता हूँ कि लैब कम हो, पर्टिकुलर एक रूम की बात करो, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। तो लगातार जो सरकार की तरफ से जो दावे हैं वो दावे कहीं पर भी गलत नहीं है, केवल कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो एक नेगेटिविटी है उसको प्रोजेक्ट ज़्यादा किया जाता है। जी जी। नवीन गुलिया जी, आज परिमल सर भी आए थे और बबीता मैम भी आई थी। वो ये सवाल इस मंच के जरिए पूछ रही थी और सर भी पूछ रहे थे कि गुणवत्ता की जहाँ तक बात आती है सरकारी सेक्टर जो है वो बहुत पिछड़ रहा है। इस मंच के जरिए उन्होंने सवाल किया है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अगर कोई भी क्वालिटी ऑफ जैसे एजुकेशन जो भी जिस भी लेवल की हो, उसका एक मॉनिटरिंग का एक एग्जामिनेशन सिस्टम एक पैटर्न होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। अब की बार जो हमारा एनुअल एग्जाम हुआ था 10th और 12th, मीडिया के अंदर से जब स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ तो एक तरह से मास कॉपिंग की और इस तरह से पिक्चर वहां पर आई।
डेफिनेटली इस तरह की जो पिक्चर्स आएंगी वहां पर उस डिपार्टमेंट के प्रति या उस स्कूल्स के प्रति एक गलत मैसेज जाता है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई, और जो हमारा 10th, मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि वो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो 10th और 12th का जो हमारा एग्जाम हुआ, अब की बार मैं आपको इस बात का दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार जो स्टूडेंट्स के एग्जाम हुए हरियाणा बोर्ड के जी उसके अंदर स्टार्टिंग की मैं नहीं कहता, उसके बाद 100% इतने स्ट्रिक्ट थी, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुए, और रिजल्ट कितना है हमारा, मोर देन 90%। और इसके अलावा अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो मोर देन हमारे 200 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 90% से ज्यादा थे। इसके अलावा 25% हमारे पास बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट मोर देन 80% था। तो ये इस बात का परिचायक है कि हमारे पास वही बच्चे भी पढ़ने वाले हैं। तो लगातार हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो इस बात को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि स्कूलों के अंदर, विशेष तौर पर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं, वहां पर एफर्ट्स हुए हैं और ग्राउंड लेवल पे वहां पे वर्क हुआ भी है। यानी नवीन गुलिया जी भी मानते हैं कि पहले से अब बेहतर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो ढांचे थे सरकारी सेक्टर में, जो स्थितियां थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। आप ये मानते हैं फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी बातें मैंने ये कहा कि देखिए हमेशा हर एक फील्ड में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है जी। और जैसे जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उस टाइम से और उसमें पूरे सिस्टम के अंदर बदलाव। आज एआई का टाइम है, आज अगर एआई का टाइम है तो हमारे स्कूल्स के अंदर हमने स्टेम लैब लाए हैं, एस्ट्रोनॉमी लैब लाए हैं। तो धीरे धीरे जब हमारे पास एक मॉडर्न सिस्टम डेवलप हुआ है तो लगातार स्कूलों के अंदर भी उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा जी। आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में 25 स्कूल ऐसे हैं जो या तो पीएम श्री हैं या हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल हैं। अब लोगों के अंदर क्रेज किस बात का आया कि अगर कोई स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड है, स्कूल वही है, जैसे ही हमने उन स्कूलों के अंदर सीबीएसई एफिलेटेड किया जी, एकदम से उन स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है हमारी डबल हुई। इसी तरह हमारा पीएम श्री स्कूल के अंदर हुआ। मेन चीज क्या है, अगर मैं सोनीपत अर्बन की बात करूं, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, अगर हमारे पास अर्बन एरिया और रूरल एरिया का आप अलग अलग कंपेयर करिए तो हमारे अर्बन एरिया के स्कूलों में किसी भी लेवल पे जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है या जो एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से हमारा कम नहीं है। एक सिर्फ थोड़ा सा फर्क किया जाता है कि एक मार्केटिंग का, उसमें हमें कम से कम पहले टाइम में हम उतनी अच्छी तरह उस चीज को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब धीरे धीरे डेफिनेटली हम बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन के साथ और डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल। तो किरण मैम है, प्रिंसिपल हैं और बहुत प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल हैं। किरण मैम, जब आप एक प्रिंसिपल के तौर पर इस शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखती हैं तो इस बदलाव को आप कैसे आंकती हैं? ये बदलाव किस तरह से हो रहा है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता की ओर बदलाव हो रहा है या फिर इसको ये कहें कि कागजों तक ही बदलाव है? कैसे देख रही हैं? धन्यवाद खुशबू जी इस सवाल के लिए। आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि क्या सिर्फ, जैसे गुलिया जी ने भी बताया कि सिर्फ कागजों तक सीमित है या गुणवत्ता और बदलाव आगे भी जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों ही इस बात को मानते हैं कि जो भी शिक्षा पद्धति आई है उसके दौरान कितने सारे बदलाव आए हैं और वो सारे बदलाव हर स्कूल में किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी स्कूल ये कोशिश नहीं कर रहा होगा। और बच्चों में जो बदलाव है, क्योंकि आज का जो शिक्षक जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसके सोचने का, उसका समझने का, उसका पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले बच्चे आते थे वो और जो आज बच्चे आते हैं उनका मानसिक सत्र ही बिल्कुल अलग है। उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है। मैं तो ये मानती हूँ कि जो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा हमारे पास आता है, 3 साल का बच्चा जो आ रहा है उसको वो सब कविताएं, वो सब चीज़ें पहले से ही आती हैं जो हम स्कूल में उनको पढ़ाने के लिए तैयार बैठे थे जी। तो वो सारे के सारे बदलाव अगर वो सिर्फ कागज पे सीमित रहेंगे तो शायद बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। स्कूल का कोई मायना ही नहीं बच जाता अगर हम उसको सुधार नहीं लाएंगे तो, वरना बच्चे आएंगे ही क्यों? कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक क्यों भेजेगा अपने बच्चों को जब उन्हें मालूम है कि ये चीज़ें तो मेरे बच्चे को पहले से ही आती हैं।
तो बदलाव बहुत अच्छे से आ रहा है और उसका पैमाना है और उसका मापदंड है। हर एक के संकेत बिंदु हैं, इस पर काम करना है और वो काम बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। किरण मैम, नई शिक्षा नीति को कैसे देखती हैं? पैटर्न में जिस तरह से बदलाव हुआ है उससे बच्चों में कितना इम्पैक्ट है पहले की तुलना में? देखिए, मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं, ब्राइट स्कॉलर का अगर आप देखेंगे उद्देश्य क्या होता है, विजन और मिशन जो हमारा है, जी। आज से नहीं बहुत पहले से उसमें एक 3 शब्द लिखे हुए हैं: उत्तम शिक्षा, चरित्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम। तो ये तीनों ही नई शिक्षा नीति के एक मूलधार है। वो हम मानते हैं कि वहाँ लिखा सिर्फ जाता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सब चीज़ें आई हैं और इसमें जो बच्चे हैं, अब बच्चों को सिर्फ अपने आसपास की चीज़ें देखने का और उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। पहले हम ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते थे, लेकिन अब जो क्लासरूम्स हैं वो बदल गए हैं, लचीलापन आ गया है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कौशल बोध जो बहुत ज़रूरी है, कौशल शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुसार सब स्कूलों में आ गई है और इससे बच्चों में अपना काम स्वयं करने की एक कॉन्फिडेंस एक आता है उनमें, और ये सिखाया जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, किसी भी कौशल में अपने आप को वो करें, अभ्यास करें और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो हर आदमी आगे बढ़ता है और हर बच्चा इस हिसाब से पढ़ता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं मानता कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। नई शिक्षा नीति में एक ये भी है कि किसी भी बच्चे को ये नहीं आंकना कि इसको ये चीज़ नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्तर पर या उसकी इंटेलिजेंस पे नहीं नापा जाता। अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, बच्चों को चहुमुखी जो उनका विकास होता है उसके बारे में बात की जाती है और उसी पर ध्यान दिया जाता है और उसी के कारण बच्चे आजकल ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं और ज़्यादा सीख रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं आत्मविश्वास के साथ। जी बिल्कुल। नवीन सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकारी, जिस तरह से सरकारी स्कूल से बच्चे जो हैं वो प्राइवेट की ओर रुख कर रहे हैं, ये पलायन कैसे रोका जाए? कहाँ पर कमियां रह जाती है कि लोग प्राइवेट का रुख क्यों करते हैं? अभिभावक भी, और उनमें अभिभावकों के साथ किस तरह से तालमेल को बिठाया जाए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ये मिथ कहीं ना कहीं ये बना कि सरकारी स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना बेटर नहीं है। अगर मैं पलायन की बात करूं, इसके लिए एक सोशल जो चेंज है ना, पेरेंट्स की जो एक मेंटल लेवल सेट है उसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि लोगों के अंदर ये है कि सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल, अगर आप वहां पर जाओगे, ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोग ये सोचेंगे कि ये कहां पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यही बताता हूं। और इसके कारण पलायन तो मैं इसको शब्द नहीं कहूंगा। आप अगर मैं बात करूं अपने स्टूडेंट स्ट्रेंथ की, सोनीपत की जी, अगर मैं 2023 का और 25 का आंकड़ा में कंपेयर करूं, तो हमारे सोनीपत में इस टाइम जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो 1,13,000 बच्चे हैं जी। लगभग 7,000 बच्चे हमारे बढ़े हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, जो इससे पहले स्टूडेंट स्ट्रेंथ का कम का एक रीजन था, जब तक हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्री प्राइमरी का कोई भी प्रोविजन नहीं था। उसमें क्या था कि जबकि जो प्राइवेट स्कूल थे साथ में, वहां पे प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट था कि एक बच्चे की एज जब 4 साल की हो जाएगी तो उसी स्कूल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसका एडमिशन हो नहीं पाता था, जिसके कारण हमारा वो बच्चे की जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ थी इनिशियल क्लास फर्स्ट में, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे +2 से पास आउट हुए, उतने बच्चे जिसके कारण हमारे फर्स्ट में एडमिशन नहीं ले पाते थे। मैंने आपके पास आने से पहले पिछले 5 साल का फर्स्ट से लेकर 12 तक का पूरा जो मैंने डाटा चेक किया है, तो फर्स्ट से लेकर 12 तक हर क्लास के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी है। मैं ये बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पेपर के डॉक्यूमेंट्स के भी पे आपको बोल रहा हूँ, तो स्ट्रेंथ वहां घटी नहीं बच्चे। अब दूसरा हमारे पास है कि देखिए, हमें
किसी भी प्राइवेट स्कूल के साथ ये नहीं कि अगर कोई चाहता है कि मेरे को काम करना है, अब मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो सरकार उसको रोकती नहीं अगर वो स्कूल कोई भी इंस्टीट्यूट पूरे मापदंड पूरे करता है। लेकिन हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें कि आज के टाइम में बिल्कुल एक कंप्यूटर के हिसाब से हम उनको अच्छी एजुकेशन के साथ ही उनके हम कंपेयर करेंगे अपने आप को, तो मैं नहीं मानता कि प्राइवेट की तरफ बच्चे जा रहे हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पहले जो रीजन रहे हैं वो रहे हैं। और अब मैंने आपको 2 स्कूल्स का एग्जांपल दिया था, आप अलग अलग कंपेयर करके देखिए जी। अर्बन एरिया स्कूल, रूरल एरिया स्कूल। अगर आप रूरल एरिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है? जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है, वहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं हमारे 2 हैं, तो वो लगभग आपके मोर देन 10 हैं। अगर स्ट्रेंथ की मैं कंपैरिजन करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा और जो कमियां रही हैं, और धीरे धीरे हम उसको कमी को पूरा करेंगे। लेकिन बेसिक सोशली तौर पे ये ज़रूरत भी है कि पेरेंट्स को हम अपनी बात पहुंचाने में कि स्कूल के अंदर हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी हैं जो हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। देखिए, मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फ्री है। 1st to 8 तक के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के फीस नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री है। तो सरकार की तरफ से लगातार सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने जिक्र किया है मिड डे मील को लेकर, सरकार की अच्छी योजना है और बच्चों तक की पहुंच भी रहा है, लेकिन मिड डे मील की गुणवत्ता जो रहती है उसको लेकर कभी इसकी सिक्योरिटी कभी हुई है? इसको सुनिश्चित कभी किया गया है? देखिए, चूंकि ये देखिए पेरेंट्स का सवाल है, चूंकि कई अभिभावक हैं ये बताते हैं कि किस तरह से मिड डे मील एक शुरू तो कर दिया सरकार की ओर से कर दिया गया, स्कूल में मिल भी रहा है, लेकिन इसको किस तरह से पारदर्शी तरीके से चलाया जाए इस पर ध्यान नहीं है, उसकी गुणवत्ता क्या हो इस पर विशेषकर ध्यान नहीं है। क्या आप मानते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ जगह से इस तरह की कंप्लेंट आती है। बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी बनी, डेफिनेटली बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सारा सेट हुआ। अब दूसरा क्या है कि हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एक अफेक्टिव जी। तो ये नहीं है कि एक स्कूल के अंदर जो हमारे पास जो सप्लाई है वो दूसरी एजेंसी से है, ये है, वो बिल्कुल स्कूल के अंदर ही बनाया जाता है जी। हाँ, कुछ जगह से इस तरह की कंप्लेंट हमारे पास आई तो डेफिनेटली जो हमारा एक मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर इंस्पेक्शन हो और सैंपल्स के साथ हो, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल। किरण मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत बोलबाला है, लेकिन आपके स्कूल में इस तकनीक को कैसे इस्तेमाल बच्चों के साथ कराया जाता है और इसकी क्या, अगर ये कहें कि इसकी क्या उपलब्धि है, तो इसको कैसे मानेंगे बच्चों के साथ, किस तरह से इसको जोड़ा जाता है? माइक चेंज कीजिएगा एक बार। यस खुशबू जी, अगर एआई की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो आज और आने वाला ज़माना स्कूल फॉर फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो स्कूल फॉर फ्यूचर में स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर रेडीनेस के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना शायद आगे आने वाले पलों में ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो उस जीवन को आसान करने के लिए हमें उन्हीं बच्चों को, क्योंकि यही एक अच्छे जो बच्चे हैं, यही आगे जाकर देश का भविष्य है और देश को बनाएंगे या संसार को बनाएंगे। तो एआई के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस है, किताबें जो होती हैं, उनका चयन जो किया जाता है, उसमें आजकल सिर्फ एआई का एक सब्जेक्ट, एक विषय नहीं माना जाता, वो हर विषय में कहीं ना कहीं एआई होता है। और जो एक पर्टिकुलर एक लैब होती है, अलग से एक लैब बना दी गई है, लेकिन सिर्फ एक प्रयोगशाला से सारे सब्जेक्ट्स का काम नहीं चलता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर विषय में पढ़ाया जाता है और उनको उसकी तकनीक सिखाई जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा विषय है और इसको किस तरह से समझना है, किस तरह से इसका प्रयोग करना है, किस बुद्धिमत्ता से करना है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है,
उसमें सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, जेमिनाई की बात करें, चैट बॉट की बात करें, किरण तो मैम क्या मानती हैं कि पहले जो किताबी ज्ञान था वो बहुत अच्छा था, या जो ये आई का जमाना चला है वो बहुत अच्छा है? क्योंकि आजकल बस वो है ना AI में कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रील भी साथ साथ में देख रहे हैं, वैसे में समझ नहीं आता है कि बच्चा रील देख रहा है कि पढ़ाई कर रहा है। इसको लेकर आपकी राय? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा हम किसी भी चीज़ को आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बढ़िया था और ये बढ़िया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किताब को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बच्चा ज्ञान पा रहा है। ठीक है, वो पढ़ रहा है, उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, उसकी देखने की क्षमता बढ़ती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। लेकिन जब वो दो काम एक साथ कर, जैसे आपने ही कहा, वो रील भी देख रहा है और पढ़ भी रहा है, तो हमें नहीं मालूम कि वो रील देख रहा है या पढ़ रहा है। बहुत सारी रील्स भी ऐसी जिनके माध्यम से पढ़ा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नहीं कि सब कुछ खराब है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि किस बुद्धिमत्ता से उसको प्रयोग में लाना है, क्या चीज़ देखनी है, उसमें से क्या सीखना है, ये बताना स्कूल की जिम्मेवारी बनती है। और उसको बड़े ध्यान से बताना है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं वो बीच में आ जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चा, मान लीजिए रिवीजन करनी है उसको, अब पेपर आ रहे हैं, बहुत 10वीं और 12वीं के बच्चे बहुत टेंस रहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको इतना आसान हो जाता है कि वो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर, वो चाहे कि उन्हें कोई नोट्स मिल जाए, उनको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाए, या उनको कोई माइंड मैप मिल जाए, तो वो बहुत साधारण तरीके से, उनको बहुत छोटे छोटे तरीकों में उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब वो संकेत बिंदु मिल जाते हैं तो उनको याद करना आसान हो जाता है, और कहानी की तरह से भी उनको बताया जाता है, सुन के भी वो याद कर सकते हैं। जब वो परेशान हो, थक गए हो बैठे बैठे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने विषय को जब उनको दोहराना है तो उसको वो कहेंगे, बोलकर सुनकर, सुनते हुए भी उसको याद कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ काफ़ी समझदारी से करना चाहिए। ये हमारे बनाने की जिम्मेवारी है। और स्कूल में इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, एक विषय की तरह भी पढ़ाया जाता है और बाकी सब विषयों के साथ भी पढ़ाया जाता है। बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बच्चों को पता है कि उनको वो कहीं भी किसी भी जगह अपने लेवल पे जैसे पढ़ना चाहें, सेल्फ लर्निंग अपने पेस पर वो पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बिल्कुल। नवीन सर, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये कि AI को लेकर सरकारी स्कूल में किस तरह से सिखाया जाता है, और जिस तरह से सरकार की ओर से टैबलेट वितरित किया गया, क्या उससे बच्चों तक लाभ पहुंचा है, या फिर कई जगहों पर ये देखा गया है कि टैबलेट जो था वो जो अभिभावक थे वापस लौटा दिए, वजह क्या रहा? देखिए, AI धीरे धीरे हमारे पास एक डेली रूटीन के लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा। और स्कूल में, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट फेज में हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 6 स्कूल में स्टेम लैब हमने स्टार्ट की है जी। जिसके अंदर AI के माध्यम से बच्चे मॉडल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो AI के मॉडल, यानी कि स्टार्ट है, और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को हम और स्कूल्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिस्टम धीरे धीरे जिस तरह से चेंजिंग आई है, तो वो सबसे पहले जो चेंजिंग है उसको एजुकेशन फील्ड के अंदर उसको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा लगातार जो AI के कॉन्सेप्ट हैं और स्कूलों के अंदर धीरे धीरे हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया भी है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आप लोग आए और इस मंच के जरिए शिक्षा व्यवस्था से लेकर गुणवत्ता तक हमने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।